Hello dear students, this is Manish Prajapati, your bioeducator. हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एड्स। एड्स के बारे में आपको पहले ही बहुत कुछ जानकारी है, पहले ही हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं एड्स के बारे में। तो बहुत से कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं एड्स के बारे में पहले ही। कुछ एक जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, जो मेन कंसेप्ट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, बात करते हैं एड्स की फुल फॉर्म के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब जो हमारे बर्थ के बाद हमें मिली है ना, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई है तब हमें मिली है। तो ऐसी इम्यूनिटी, अगर ऐसे इम्यून सिस्टम के अंदर डिफिशियंसी आ जाए, कमी आ जाए, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। और ये सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? सिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर अलग अलग सिस्टम, अलग अलग डिजीज के जो पैटर्न मिलते हैं, अलग अलग डिजीज के सिम्टम मिलते हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं, तो ऐसे ही कंडीशन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें सिम्टम्स बहुत अलग अलग मिलते हैं, और किसकी वजह से होते हैं? जब हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए। ओके, तो ये एक सिंड्रोम है, ठीक है जी। और किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी वजह से होता है। ये वायरस कैसा है? ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस आपने याद रखना है, एक ऐसा वायरस जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, ठीक है जी। तो रेट्रो वायरस एक क्या है, एक हम कह सकते ग्रुप है वायरसेस का। वो सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं। स्प्रेड कैसे करता है ये थ्रू बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड होता है उसी के थ्रू फैलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एड्स है, एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ बातें करने से, उसके साथ उठने बैठने से, खाना खाने से वो नहीं फैलता है। सबसे पहले एड्स रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर, यूएस के अंदर, ठीक है। तो यूएस, सॉरी, ये जो एचआईवी वायरस है इसके बारे में दिखाया हुआ है, इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जिसकी कवरिंग है, ये स्पाइक्स बने हुए हैं, ये क्या है? इसके प्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाहर जो कवरिंग इसकी हो रखी है, ठीक है, वो हो गया इसका एनवल्प। ये जो कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी हुई है अंदर, ठीक है। ये जो कवरिंग बनी हुई है, ये क्या है? इसके एनवल्प है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है जी। कैप्सिड क्या होती है? एक ऐसी कवरिंग जो क्या करती है? प्रोटीन, इसकी जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है, एनवल्प करती है इसको, ठीक है। इसके अंदर ये दो स्ट्रैंड्स दिख रही हैं, ये क्या है? ये इसके आरएनए है। आरएनए की दो स्ट्रैंड दिखाई गई हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखाया गया है। और ये इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है ये आप सब जानते हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। अनप्रोटेक्टेड अगर, और अनसेफ अगर हम क्या करेंगे, सेक्स प्रैक्टिस करेंगे तो उससे फैल सकता है। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटेड जो ब्लड होता है उसके थ्रू फैल सकता है, कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ना। कोई एक्सीडेंट केस लगा लो, या बहुत सारे जो एनेमिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, या ल्यूकेमिया के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उनको ब्लड की ज़्यादा जरूरत होती है। तो अगर उनको कंटेमिनेटेड ब्लड, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर दे दिया जाए, तो उसको भी एचआईवी हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है। ऐसा मोस्टली तब होता है जब कुछ बच्चे या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ड्रग अब्यूज करते हैं, है ना, इंट्रावेनस यूज करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं ड्रग को अपने अंदर। तो जब वो एक ग्रुप के अंदर होते हैं बहुत सारे, जब बच्चे या कोई भी एज ग्रुप जब बैठते हैं ड्रग लेने, तो वो मोस्टली क्या करते हैं? एक ही निडल का यूज करते हैं, एक ही सिरिंज का यूज करते हैं।
उसी नीडल से, उसी सिरिंज से सब के सब जो ड्रग एडिक्टेड है वो सारे के सारे एक ही सिरिंज को, एक ही नीडल को यूज करके सब ड्रग लेते हैं। तो अगर उनमें एक भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हुआ तो सबको वो फैल सकता है, और किसी इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को भी फैल सकता है। तो ये एचआईवी वायरस थ्रू प्लेसेंटा भी बच्चे के अंदर जा सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्यू डेज टू फ्यू मंथ, फ्यू डेज टू सॉरी फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स तक। कैसे फैलता है? देखिए, जब भी ये इन्फेक्ट करता है किसी पर्सन को, किसी पर्सन के अंदर आता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं एकदम से नहीं दिखाई देते। उन सिम्टम्स को आने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कब कोई पैथोजन एंटर किया है और उसके सिम्टम कब आए हैं। तो मतलब उसके एंटर करने के बाद और सिम्टम्स आने तक जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अगर एक एचआईवी वायरस किसी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो उसके सिम्टम आने में कुछ महीने लग सकते हैं और 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा वायरस इन्फेक्शन है जो धीरे-धीरे पर्सन को अंदर से कमज़ोर करता चला जाता है। तो ये जो वायरस होता है, ये वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? किस तरह से अंदर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, किस तरह से अपना जो सिम्पटम्स हैं, अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज सेल्स होती है ना, मैक्रोफेज होते हैं, जो हमने इन्नेट इम्यूनिटी में भी पढ़ा था। मैक्रोफेजेस होती हैं, उनको अटैक करेगा। उनको अटैक करने के बाद उनके अंदर एंटर करेगा और उनके अंदर एंटर करने के बाद जो उनका आरएनए होगा उसको रेप्लिकेट कराएगा और उससे क्या बनेगा, उसका डीएनए बन जाएगा। मतलब जो वायरस है जैसे ही मैक्रोफेज सेल के अंदर गया, उनके अंदर जाने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करने के बाद अब वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो डीएनए बन जाएगा। और जब वो डीएनए बन जाएगा, डीएनए बनने के बाद जो होस्ट सेल होगी, है ना, जो होस्ट सेल होगी उसके अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर चला जाएगा, मतलब उसके डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे ही उसके डीएनए के अंदर जो सेल है, एक मैक्रोफेज सेल है, उस सेल के अंदर एंटर किया, उसके अंदर अपना डीएनए बनाया, आरएनए से डीएनए बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन क्रिप्टेज यूज करके, और फिर उसके डीएनए के अंदर चला गया। मतलब होस्ट जो डीएनए था, उस सेल का डीएनए था, उसके अंदर वायरस का डीएनए चला गया, उसके साथ मिक्स हो गया। अब वो जो वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल कर लेगा, पूरे के पूरे डीएनए को कंट्रोल कर लेगा। इससे क्या होगा, अब जो भी नए नए डीएनए बनेंगे, किसके बनेंगे, वायरल डीएनए बनेंगे। अब क्या है, जो वायरस की नई नई प्रोजनी बनेगी। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो सेल है वो क्या बन जाती है, एक तरह से वायरल डीएनए की एक फैक्ट्री बन जाती है। मतलब अब जितने भी वायरस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, मतलब अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो एक सेल ने क्या किया, सॉरी, एक सेल ने क्या किया, उसने क्या किया, वायरल डीएनए बनाए, और बहुत सारे वायरल डीएनए क्या है, रिलीज होते रहे। मीन्स बहुत सारे वायरस क्या है एक सेल से बनते रहेंगे। ऐसे ही वो वायरस जाएंगे दूसरी मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेंगे, दूसरी टी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये रेप्लिकेट करते रहेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, जिस टाइम पे ये मैक्रोफेज सेल को अटैक कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल भी होती हैं, हेल्पर टी सेल्स। अब आपको पता है लिम्फोसाइट दो तरह की हमने पढ़ी थी, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स का काम होता है किल करना, है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद वो एंटीजेंस को या जो वायरस बैक्टीरिया है उसको खत्म करेगी। और हेल्पर जो टी सेल होती है उनका काम क्या होता है, बी सेल को एक्टिवेट करना, वेट करना, उनको बताना कि वायरस या कोई भी इंफेक्शन आ गया है, अब तुम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का या बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए काम कौन करता है,
टी सेल्स करता है, लेकिन ये डीएनए जो वायरल डीएनए है या कहें कि जो वायरस है वो क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे ही हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो अननोटिस्ड रह जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम से। तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से इसको नोटिफाई नहीं कर पाएगा, एकदम से इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लिया। ऐसा नहीं है कि जो हमारी बॉडी है, जो वायरस है उनको बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वायरस आएंगे, वो अपने कुछ इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जैसे ही वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो क्या हो गया, उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, नो डाउट एक्टिवेट होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया, बहुत सारी टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर एकदम से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो भी जाता है तो इनको क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। फिर भी बहुत सारे जो वायरस है वो बच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करता है, लेकिन ये वायरस फिर भी कुछ एक जगह पर बच जाएगा। क्योंकि अगर हम मान के चलें कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने वायरल डीएनए को या वायरस को खत्म करना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ वायरस जरूर बच जाते हैं। वायरस बच कैसे जाते हैं, वो इस तरह से बच जाते हैं क्योंकि जो वायरस होता है उसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है। म्यूटेशन बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। आपको पता है जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, हर एक चीज के लिए, हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग होती है। अब वायरस की स्ट्रक्चर जब वो एंटर किया था, जब उसने इन्फेक्शन शुरू किया है, तब उसकी स्ट्रक्चर कुछ और थी। वो एंटीबॉडी रिलीज हुई, उन्होंने उन वायरस को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने कहा कि इसके अंदर म्यूटेशन होती रहती है, तो वायरस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अब जो स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, अब वो एंटीबॉडी के उस साइड पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है। अब उस वायरस को खत्म करने के लिए दूसरी एंटीबॉडी चाहिए, जो कि दोबारा बनेगी। अब उनको भी खत्म कर दिया, तब तक क्या है, वायरस ने और अपनी शेप चेंज कर ली, उसके लिए फिर दूसरी एंटीबॉडी चाहिए। इस तरह से कई बार क्या होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं एकदम से पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये अपनी शेप क्या है, चेंज करते रहते हैं, इनके अंदर म्यूटेशन होती रहती है। इस तरह से ये क्या है, कई बार बच जाते हैं और ये एचआईवी वायरस ग्रो कर जाता है, बच जाता है। तो जैसे ही टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है, हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, वीक हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो कॉमन वायरस, कॉमन फंजाई या कॉमन बैक्टीरिया जो नॉर्मल हमारे अंदर आते जाते रहते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते रहते हैं, और हमें कोई नुकसान उनसे नहीं होता है, फिर उनसे भी नुकसान हमें होना शुरू हो जाता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है, उससे भी, ठीक है, ये पैरासाइट है, टोक्सोप्लाज्मा, ये जो है ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, अगर आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर हर रोज बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे स्पोर्स आ रहे हैं, लेकिन हम रोज बीमार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल वायरस हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जो कि जिनके साथ हमारी बॉडी का एनकाउंटर डेली टू डेली बेस पे होता रहता है, और इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, और हमारी बॉडी क्या करती है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी सेक्रेट करती रहती है और उनको खत्म करती रहती है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि टी सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं एचआईवी वायरस ने, तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल वायरस भी आ रहे थे, नॉर्मल बैक्टीरिया भी आ रहे थे, नॉर्मल इन्फेक्शियस एजेंट भी आ रहे थे, जिनसे हम बीमार नहीं हो रहे थे, अब उनसे भी हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, जो पर्सन की जो डेथ होती है, वो मेन जो वायरस है उससे नहीं होती, बल्कि उसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिर दूसरी डिजीजेस हमें लग जाती हैं। चाहे वो हमारे जो लंग्स हैं उनकी डिजीज हो, या और कोई भी डिजीज हो, नॉर्मल जो डिजीज है, फ्लू है, वो भी हमें लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो उसको एक डिजीज ना होकर बहुत सारी अलग अलग डिजीज आ जाती हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला गया है। अलग अलग सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, वेट लॉस होना, ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम हो जाना, ये सारे क्या है, हमारा इनके सिम्टम्स के तौर पे देखे जाते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल एचआईवी की।
अब बात करते हैं हाई रिस्क कैटेगरी की, मतलब वो कौन से पर्सन है, कौन सा वो ग्रुप है, कौन से वो इंडिविजुअल हैं जिनको ज़्यादा चांस है ये वायरस फैलने की। तो ये हम पहले से ही जानते हैं उनको, जो कि क्या करते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग पर्सन के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उनको ये चांसेस ज़्यादा होता है। ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल्स पहले ही बात कर चुके हैं, जो कि इंट्रावेनस ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, उनको इनटेक करते हैं, उनको भी ये हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे पर्सन जिनको बार बार खून की जरूरत होती है, उनको भी चांसेस फैल सकते हैं, कहीं कंटेमिनेटेड ब्लड उनके अंदर ना चला जाए। ऐसे बच्चे जिनकी मदर को एचआईवी हो रखी है, उनको भी इस चीज का रिस्क ज्यादा है। तो ये इंडिविजुअल हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं कि इनको ज्यादा चांस होते हैं एचआईवी होने के। डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है वो माना जाता है एलिजा, ठीक है। एलिजा का मतलब फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये आपको नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एड्स की डायग्नोस कैसे होती है, या फिर एलिजा की फुल फॉर्म बताइए। एलिजा के कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इसका इतना ही पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट का इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है, ये आप सबको पता है। इसकी अभी तो कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, कोई ऐसी मेडिसिन हमारे पास ड्रग नहीं है जो कंप्लीटली परमानेंट इसको खत्म कर सके। ऐसी हमारे पास कुछ दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, जो क्या करते हैं, पर्सन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन है एचआईवी होने के बाद, अब मान के चलते हैं कि वो 20 साल और जिएगा या 10 साल और जिएगा, तो हो सकता है वो 5 से 10 साल और ज्यादा जी लेगा, अगर उनको वो दवाइयां दे दी जाती हैं। मान लो एक पर्सन है, हम मान के चल रहे हैं कि 40 ईयर तक उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर उसका सही टाइम पे इलाज शुरू हो जाए, सही टाइम पे उनको मेडिसिन देना शुरू कर दें, तो अब हो सकता है 40 की बजाय वो 50 की एज में, या 50 की बजाय 60 की एज में उसकी डेथ हो जाए, लेकिन मरना उसने एचआईवी से ही है, जो कि नहीं रुक सकती है। तो एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स हैं उनसे क्या है, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाता है लाइफ को, लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। एचआईवी से डेथ हो इसकी होनी ही होनी है। ओके, तो लास्ट स्लाइड में देखते हैं प्रिवेंट कैसे किया जाए एड्स को, एड्स की प्रिवेंशन कैसे है। तो ये सब पहले से ही आपको पता है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमारे अंदर हमारे इंडिया के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेको बोलते हैं, वो स्टार्ट हुई थी 1991 के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये क्या करती है, अवेयरनेस फैलाती है, प्रिकॉशंस फैलाती है कि किस तरह से हम एड्स को कम कर सके। तो सबसे पहले तो इसकी, क्योंकि दवाई नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता, इसको सॉरी इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इसको इससे बचना ही बेहतर है। मतलब इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे ही हम इससे निपट सकते हैं। इसकी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। यही एक इसके दो ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है। ब्लड सेफ होना चाहिए एचआईवी से, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी को कंटेमिनेटेड ब्लड ना मिल जाए। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का, निडल्स का यूज करना चाहिए, वो हम पहले बात कर चुके हैं। सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, तो ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करेंगे तो वो रिस्क कम रहेगा। जो एक ही निडल को यूज करते हैं ड्रग अब्यूज के अंदर, तो उस चीज का रिस्क बहुत ज्यादा कम रहेगा। तो रेगुलर अगर चेकअप होता रहे एचआईवी का, ठीक है, जो ससेप्टेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन जिनको हमें लगता है कि इनको एड्स हो सकता है, तो जिनका ऊपर हाई रिस्क है ना, तो हाई रिस्क जो इंडिविजुअल हैं, उनको अगर हम टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करते रहें, तब भी एड्स से बचा जा सकता है। और लास्ट में, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आई होप, वैसे भी ये इजी एक टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा जो एक मेन पॉइंट थे। तो बाकी तो आपको इसके बारे में पता ही है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।